अरे भाई 95 आने तो 100 आ जाएंगे, तो 100 100 है, 95 95। तो इसीलिए बिल्कुल इस बात को ध्यान में रख करके और पूरे ध्यान से सुनेंगे बात को। तो सबको पता है इसमें शुरुआत छोटी छोटी बातों से करते हैं कि भरत सर चेंज कर दो। ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। मैं इसमें शुरू की 2-3 स्लाइड पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि सबके पास है, सबको पता है कि हमारी 4 बुक्स हैं, चारों 20-20 मार्क्स की हैं ईच। कह सकते हैं उनको वेटेज दिया गया है बिल्कुल इक्वल। 20-20 मार्क्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये आपके 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट का एक ग्राफ है। ये हमारे क्वेश्चन के ब्लूप्रिंट है, आप कह सकते हैं कि जो हमारा एग्जाम पेपर आने वाला है, इसको भी डिटेल में आगे किस तरीके से प्रेजेंट करना ये भी बताते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं अपनी बात से। मैं हमेशा कहता हूं कि एसएसटी ना बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। इतना कम लगा करके इतना ज्यादा मिलेगा ना बच्चों, आप सोच नहीं सकते। मैं कहता हूं अगर आप 30 मिनट डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं एसएसटी पर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है 90+ लाने से रोक देगी। मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मतलब आप ये मत सोचना कि सर उसको नीचे दिखा रहे हैं, वो तो बहुत हाई है। और जो हमारे से सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, वो तो यहाँ है, हम तो यहाँ है, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे इन्वेस्टमेंट करने के बाद 90+ आएंगे। लेकिन यहां पर ना बच्चों, आधे घंटे अगर आप नित्य नियम 30 मिनट का शेड्यूल बनाते हैं और उसके साथ पढ़ते हैं, तो आपके 90+ लाने से एसएसटी के अंदर कोई बहुत इजी है। इतना इजी है एसएसटी के अंदर नंबर लाना। हर साल मैं देखता हूं मेरे पास बच्चे लास्ट में भी आते हैं, कहते हैं सर हम तो कुछ नहीं पढ़े तब भी 70 आ गए। अब तुम सोचो जरा, जो कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं पढ़ा तब 70 आ गए, और अगर आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने टाइम टू टाइम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया, 30 मिनट डेली अगर आपने अपने शेड्यूल में अपने घर में एसएसटी को देना शुरू कर दिया, तो 90+ तो आने ही आने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए बेटे, सबसे पहले प्लानिंग चाहिए किसी भी चीज के लिए। ये आप सोच लीजिए ध्यान से, अगर बिना प्लानिंग के अगर आपने कोई भी काम शुरू किया, आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम की बात कर लीजिए, अगर आपने प्लानिंग से नहीं पढ़ा। 2 बच्चे हैं, एक 8 घंटे पढ़ता है, एक 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन जो 6 घंटे पढ़ता है ना, उसने एक प्लानिंग बना रखी है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितना लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितना प्रेजेंट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में कितनी हेडिंग्स लिखनी है, एक इस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो आप देखिए बेटा, जो बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है वो 8 घंटे वाले के बराबर या उससे ज्यादा मार्क्स ला सकता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग सबसे मेन चीज है। बिना योजना के, बिना किसी प्लानिंग किए किसी चीज को आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपके घर में छोटा सा फंक्शन है, आपके ब्रदर की सिस्टर की शादी है, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी पहले। आप देखिए शादी में पैसा पूरा खर्च होगा, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। कोई रिश्तेदार ऐसा होगा जो नाराज होकर चला जाएगा, किसी को मिठाई का डिब्बा नहीं मिला, किसी को रसगुल्ले नहीं मिले, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपने पहले बैठ करके प्लानिंग कर ली, अपने घर में सारे कजन्स बैठ गए कि भैया तुम्हारा काम ये देखने का है। हम स्कूल के अंदर काम करते हैं ना, बच्चों बहुत प्लानिंग करते हैं, सारे टीचर बैठ करके, भाई छोटा सा ही फंक्शन है तो ये डिपार्टमेंट मैडम देखेंगी, ये वाला डिपार्टमेंट सर के पास रहेगा। तो इसलिए प्लानिंग हर काम के लिए जरूरी है। तो आप सोचिए, आपको इतना बड़ा काम करना है, इतनी बड़ी ये हमारी जो है एसएसटी का पेपर है, एग्जाम है, तो इसको अगर हम बिना प्लानिंग के करेंगे तो ये बिल्कुल सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और बिना प्लानिंग के ये काम सक्सेस नहीं होगा। तो सबसे मेन चीज है किसी भी चीज को पाने के लिए प्लानिंग बनाना।
वो कैसे कैसे बनानी है वो भी बात करते हैं। देखो, अगर ये भावना रखोगे ना, ये फीलिंग रखोगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे मार्क्स नहीं आ सकते, 90 तो कुछ अलग बच्चे लाते हैं, 100 तो कुछ अलग बच्चे लाते हैं, तो नहीं हो सकता। आप सब कर सकते हैं। आपके अंदर ये बिलीव होना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए कि आई कैन की फीलिंग, कि मैं ये कर सकता हूं, आई डू। बच्चों, अगर तुम ये सोच लो कि मुझे ये काम करना है, मुझे स्कूल टॉप करना है, मुझे एसएसटी के अंदर 95, 98, 97 लाने हैं, 100 लाने हैं, तो आप लोगों को दुनिया की कोई ताकत इस काम को करने से नहीं रोक सकती। तो सबसे पहले ना अपने ऊपर विश्वास करो कि अब तक तुम कैसे बच्चे थे कोई मैटर नहीं करता। तुम्हारे अब तक एसएसटी के अंदर 50 आते हैं, 60 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का इंप्रूवमेंट तो केवल और केवल किसी भी चीज में अटेंशन होने से ही हो जाता है। केवल इतना चेंज कि आप ऐसे बैठे और ऐसे बैठे, थोड़ा सा आप टाइट हो जाए, उसी के अंदर समझो कम से कम 10% का इजाफा हो सकता है। और हम कह रहे हैं कि आपसे अब थोड़ा सा प्लानिंग बनाना शुरू कर देंगे तो 20-25 तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये बात ध्यान करने की है, ये बात सोचने की है कि भैया सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं कर सकता हूं और मेरे मार्क्स आएंगे, मैं ला करके रहूंगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं। और ये सबके अंदर आना चाहिए। कोई कितने नंबर लाता है, हमारे प्री बोर्ड में कितने आए, यूटी में कितने आए, सब छोड़ो, सबको खत्म कर दो, कुछ नहीं करना। बस अब कंसंट्रेट करो 25 फरवरी, 25 फरवरी है ना, 25 फरवरी को हमारा एसएसटी का एग्जाम है। अगर आज से गिनते हैं तो 86 डेज हैं। 86 डेज का संघर्ष है। 86 डेज बस केवल मेहनत करनी है। पिछले पूरे 10 साल की मेहनत इसी के ऊपर बेस है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और इस काम को कीजिए। चलो एक छोटी सी बात बताते हैं आपको, अपने ऊपर विश्वास की, कि कोई अपने ऊपर विश्वास करके कितना आगे बढ़ सकता है। देखो बच्चों, हाथी का बच्चा छोटा होता है। जब वो छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको ना जो महावत होता है, महावत कौन होता है, जो हाथी को चलाता है ना, वो उसको ना जंजीर से बांध के रखता है बच्चों। वो जंजीर से बंधा रहता है, वो पूरी जान लगाता है, पूरी ताकत लगाता है कि वो उसे तोड़ दे, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता, क्योंकि भैया बहुत मोटी जंजीर होती है जिससे उसको बांध के रखा जाता है। लेकिन जैसे 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 वो बड़ा होता रहता है, वो उसी सिचुएशन में रहता है। लेकिन जब वो बच्चों पूरा हाथी बन जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है, तो पता है आपको महावत उसे क्या करता है, केवल एक छोटी सी रस्सी से बांध देता है, और तब भी वो हाथी हिलता नहीं है, और जहां उसे एक बार खड़ा कर दिया जैसे, वो वहीं खड़ा रहता है। कोई बता सकता है क्यों? हाँ जी बताओ बेटा। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो रस्सी है वो उससे कभी खुल ही नहीं पाएगा। उसका माइंड सेट होता है कि वो अभी भी किससे बंधा हुआ है, जंजीर से बंधा। बिल्कुल सही, ठीक है। उसका माइंड सेट हो चुका है कि वो किससे बंधा हुआ है बच्चों, जंजीर से बंधा हुआ है। जबकि आपको पता है हाथी अगर चाहे तो रस्सी को एक पैर हिलाएगा, तोड़ के निकल जाएगा, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, क्योंकि यहां सब कुछ यहां है बच्चों। ये जितना मजबूत होगा ना आपका, ये दिमाग जितना मजबूत होगा, सोचने की ताकत जितनी मजबूत होगी, अपने ऊपर जितना ज्यादा विश्वास होगा, उतना ज्यादा कर सकते हो। तो कोई, अब तुम सोचो जरा, एक छोटा सा हाथी का बच्चा, उसको शुरू से ही ये ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे महावत उसको ट्रेनिंग देता है कि उसे बांध के रखता है जंजीर से, लेकिन धीरे जब वो पूरी जान लगाता है, तोड़ नहीं पाता, तो उसके दिमाग में यही बात बन गई जिंदगी भर कि भैया ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये मैं नहीं तोड़ सकता। अब यही बात तुम्हारे साथ है। अगर तुमने एक बार दिमाग में बात बैठा ली कि भैया मैं तो 50% का बच्चा हूं, मेरे तो 50% से ज्यादा आज तक कभी आए नहीं, तो मैं कैसे लाऊंगा 90, तो फिर कभी आ ही नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते। हमने एक जगह एक लाइन पढ़ी थी कि मैं सफल होऊंगा, ये सोचना सफलता की आधी कुंजी है। मतलब अगर आप ये अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि मैं सफल होऊंगा, कोई मुझे रोक ही नहीं सकता, तो समझो आधे सफल तो आप हो। एक पर्वत है, आप नीचे खड़े हैं, भैया ये इतना ऊंचा मैं कैसे चढ़ूंगा, तो नहीं चढ़ सकते। और अगर ये कह दो कि ये तो बड़ी कुछ भी नहीं है, अभी देखना चढ़ के दिखाता हूं, और भागना शुरू कर दो, तो भैया तुम 100%, 99% तुम अपने गोल को क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। तो इस तरह से देखिए, ये एक छोटी सी कहानी और बताता हूं। बाज, ईगल आपको पता है सबसे ऊंचा उड़ता है? किससे भी ऊंचा? बादलों से भी ऊंचा, है ना।
लेकिन आपको पता है ईगल की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसकी जिंदगी बिल्कुल जीरो हो जाती है। किसी ने सुनी है कहानी? चलिए कुछ बच्चों ने सुनी, बहुत बढ़िया। चलिए हम बताते हैं, बाकी जिन्होंने नहीं सुनी वो सुने ध्यान से। अब क्या होता है, ईगल की जिंदगी लगभग 17, 18, 15 साल होती है, लेकिन जब बच्चों वो 8-9 साल का होता है, यानी अपनी आधी एज में आता है, तो उसके जो पर होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। उसके जो नाखून होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, अपनी ही खाल में घुसने शुरू हो जाते हैं, अपनी स्किन में। उसकी चोंच बहुत बड़ी हो जाती है और वो उसको डैमेज करना शुरू कर देती है, उसी की स्किन को, उसी की चीजों को। तो अब ईगल की ये हालत हो जाती है बच्चों, वो उड़ नहीं पाता, इतना भारी हो जाता है, इतने उसके हैवी पर हो जाते हैं और उसके लिए बिल्कुल जिंदगी नर्क हो जाती है। मतलब वो मर जाएगा, ना उसको शिकार कर सकता, ना वो कुछ कर सकता। अब क्या होता है, वो क्या करता है बच्चों, कोशिश करके एक शिला पे जाता है, पहाड़ पे जाता है, और उस पहाड़ पे जाने के बाद क्या करता है, वो अपने ही चोंच से अपने एक एक पर को कुदेर देता है बिल्कुल। अब आप सोचिए, जब अगर आपके बाल उखाड़े जाए, आपके नाखून उखाड़े जाए तो क्या हाल होगा। ईगल ये खुद करता है, बाज ये खुद करता है, उसे पता है कि अगर वो नहीं करेगा तो मर जाएगा। अब वो बिल्कुल अपने एक एक पर को उखाड़ देता है बच्चों, पूरा लहू लुहान हो जाता है, उसके पूरी बॉडी में ब्लड हो जाता है। अब वो क्या करता है, फिर अपने जो नाखून होते हैं उनको उखाड़ता है। सोचिए, जो उसके नाखून है जिनसे वो शिकार को पकड़ता है, उन्हें उखाड़ता है, वहां से ब्लड, जो अपनी चोंच है ना, वो पत्थर में मार मार के तोड़ देता है। अब ये 150 दिन बताते हैं कि वो तड़पता है, पड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों उसके नए पर आते हैं, उसके नए नाखून आते हैं, उसकी नई चोंच आती है, और उसके बाद वो अगली अपनी आधी जिंदगी जीने के लिए उठ जाता है। तो अगर वो भी ये सोच के बैठ जाए कि अब तो मर गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो बताइए उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए 150 दिन का संघर्ष जो है ना, वो उसके लिए इतना दिक्कत का होता है, जैसे उसका 150 दिन है, आपका 86 दिन है, 86 डेज। ठीक है, ये मान के चलो, आप ये मान के चलिए कि ईगल ने 150 दिन संघर्ष किया, आपको 86 दिन करना है बस एसएसटी के लिए। ठीक है, 86 दिन की बात है, उसमें इन्वेस्टमेंट जितना करेंगे, उसमें हम जितना अपनी मेहनत कर सकते हैं, जैसे उसको इतना। अच्छा एक बात बताओ, 4 क्वेश्चन एक बुक के 3 क्वेश्चन एक चैप्टर को याद करने में ज्यादा दिक्कत की बात है, या अपने नाखून उखाड़ना ज्यादा बड़ा काम है ना? तो बस आप लोगों को क्या करना है, आपको तो इतना बड़ा काम नहीं दिया जितना उसको दिया गया है, आपको तो बहुत छोटा काम मिला है उसके मुकाबले। अगर इससे आप कंपेयर करेंगे अपने काम को तो बहुत छोटा काम है। तो इसीलिए आप ये सोचिए, जब वो वहां पहुंच सकता है, अपनी जिंदगी बचा सकता है, तो हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए इस स्टोरी से या इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जिस तरीके से वो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, अपने आप को बचाता है, ऐसे हमें भी काम करना चाहिए। चलिए, ये एक छोटा सा टाइम मैनेजमेंट बताया है, आप इसको लिख लेना और क्लास में भी भेज देंगे इसको। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये थोड़ा सा हमने बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। आप इसमें अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक लिमिट टाइम मिला है 3 घंटे, हमें एक लिमिट टाइम मिला है 3 घंटे, और हमें 3 घंटे के अंदर अपने काम करना है। तो इसीलिए जो सबसे पहले हमने देखिए एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, और हमने उसको दिया है एक क्वेश्चन को 1 मिनट। तो एक क्वेश्चन को मेरे ख्याल से जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होता है उसमें या तो यस होता है या नो होता है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही पता होता है कि इसका आंसर ये है। उसके बाद कुछ आता है कि भाई 2 या 3 में डाउट आ गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि ये दोनों तो है ही नहीं, बस ये 2 ही हो सकते हैं। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन है, जिसके हिसाब से हमने इसको 1 मिनट का टाइम दिया है,
और 1 मिनट के टाइम के हिसाब से 20 मिनट बैठते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 25 मिनट आगे लिखी है, 5 मिनट फालतू दिए आपको। तो एक एक नंबर का क्वेश्चन करने में जो मेरे हिसाब से आपको 1 मिनट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। तो 20 मिनट, लेकिन फिर भी 5 मिनट एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन के लिए, तो 25 मिनट में हमारे ये एमसीक्यू होने चाहिए। उसके बाद 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें पर क्वेश्चन हम 6 मिनट दे रहे हैं। बेटे 6 मिनट कहने को कम लगेंगे, जब लिखने बैठोगे ना, कभी घड़ी आप घर पे घड़ी लगा करके 6 मिनट लिखने की कोशिश करना। आप देखना, अगर आपके पास कंटेंट है, आपके माइंड में कंटेंट है, तो 6 मिनट में आप बहुत लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं। सुनने में लगेगा 6 मिनट बहुत कम है, लेकिन जब लिखने बैठेंगे तो बहुत कंटेंट आ सकता है। तो इसलिए 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमने 6 मिनट दिए हैं, तो 24 मिनट ये हो गए हमारे। उसके बाद 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन 5 आते हैं, जिसमें हमने 8 मिनट हम दे रहे हैं। तो 3-3 नंबर क्वेश्चन के लिए 8 मिनट है, तो आपका 40 मिनट हो गए। उसके बाद 4-4 नंबर वाले जो आपके पैसेज आते हैं, उनको हम एक पैसेज को 9 मिनट दे रहे हैं, तो 27 मिनट ये हो गए, 27। ठीक है जी। और 5-5 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज्यादा मैटर लिखना पड़ता है, जिसके अंदर हमें पूरे 5 मार्क्स लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ज्यादा कर सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं, इसीलिए वहां हम 11 मिनट दे रहे हैं। तो 44 मिनट टोटल हमारे वहां पे होते हैं। और मैप के लिए हम टोटल 10 मिनट दे रहे हैं, हालांकि 10 मिनट का काम है नहीं, पर फिर भी हमने 10 मिनट उसको दिया है। तो जब इसे टोटल कर रहे हैं, तो आप और 10 मिनट रिवीजन के भी दे दिए। फिर अब तुम देखो, मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखोगे, अगर इस टाइम शेड्यूल के हिसाब से पेपर को करने की कोशिश करोगे, तो पेपर छूटेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी कभी कहते हैं कि आता तो था, छूट गया। ठीक है, अगर आप घर पे कोई भी पेपर सोल्व कर रहे हैं और घड़ी में ये शेड्यूल बना के कर रहे हैं, तो पेपर नहीं छूटेगा आपका। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो क्या होता है, कभी कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुत आता है, तो तुम कहते हो रुकूंगी नहीं मैं। अब भाई तुम कितना भी लिख के आओ, टीचर तो 2 नंबर ही दे सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा का तो वो क्वेश्चन है नहीं, बल्कि काट भी सकता है आधा नंबर। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए, क्योंकि देखो पेपर में लिखा होता है इतने नंबर का क्वेश्चन है, इतने शब्दों से अधिक ना। ये नहीं लिखा होता कि मिनिमम इतने होने चाहिए, लिखा होता है इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपको उतने में ही अपनी बात क्या करनी है, समेटनी है। तो इसीलिए ये आप लोगों को हेल्प करेगा। बाकी अगर किसी को लगता है कि उसको 5 नंबर के लिए ज्यादा टाइम चाहिए और 2 नंबर के लिए थोड़ा कम टाइम से काम हो जाएगा, तो आप ऊपर नीचे से कर सकते हैं। और ये चीज पता कब होगी, ये आप एप्लीकेबल कब कर पाओगे, जब आप घर पे पेपर सोल्व करोगे। अब सबसे बेहतर तरीका सुन लो, एसएसटी में नंबर लाने का। वैसे तो मुझे मेरे ख्याल से सब में यही होता होगा, ठीक है, लेकिन एसएसटी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि लिखना ज्यादा होता है, इसलिए बता रहे हैं। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सबका, इसीलिए अब एक सबसे मेन तरीका ये है, सबसे सही तरीका ये है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। घर पे क्वेश्चन पेपर लीजिए, कोई भी, कभी कभी आपको टीचर ग्रुप में भेजते हैं बहुत सारे पेपर। आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर भी होते हैं, उसके पीछे सैंपल पेपर दिए होते हैं। आप एक पेपर लीजिए, 3 घंटे घर वालों को कहिए मेरा एक तरीके से एग्जाम चल रहा है, मुझे परेशान मत करना, सारी चीजें एक तरफ रख दो अपनी पढ़ने की, और कोशिश ये करो कि जो शीट आपको स्कूल में पेपर के लिए मिलती है, वो मार्केट से परचेज कर लो। आप रजिस्टर के पेज में ना, रजिस्टर का पेज लंबा होता है, आप मेरे ख्याल से अगर पेपर का पूरा बंच लेकर के आते हैं, जो शीट स्कूल में मिलती है ना, ये लूज शीट के रूप में, अगर आप ये लेकर के आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 50 रुपए की बहुत सारी आ जाएगी। वो आप लाके घर पे रख लो और पेपर ना उसी पे करो। वो जो पेपर आप करो ना, वो उसी शीट पे करो। क्यों? क्योंकि उसी शीट पे इसलिए करो कि हमें पेपर जो एग्जाम देना है वो भी उसी शीट के ऊपर देना है, ठीक है। इसीलिए आप रजिस्टर के पेपर पे पेपर सोल्व मत करो, आप उसी शीट पे करो और उसे 3 घंटे करने के बाद लाके अपने स्कूल में टीचर को दे दो, और क्वेश्चन पेपर भी दे दो कि मैडम ये हमने पेपर किया है, आप इसे चेक कर दीजिए। आप देखिए, पहला जब पेपर सोल्व करेंगे आप, तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, सेकंड में थोड़ा और कम लगेगा, थर्ड में थोड़ा और कम लगेगा, और फिर एक टाइम आएगा जो आपने टाइम मैनेजमेंट बनाया है,
आप उस टाइम मैनेजर पे पहुंच जाएंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, मैंने अब तक ये देखा है जितने बच्चे 95 से प्लस लाए हैं अभी तक, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने पेपर सोल्व किए घर पे। जो पेपर सोल्व करेगा, जो इस तरह प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं पहले प्रैक्टिस करें ना उसकी। हम अगर हम किसी ऐसे में जाके जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई काम अलग से काम कर रहे हैं। आपको लगेगा ये तो मैं 10 बार घर पे कर चुका हूं, ये काम तो मैं घर पे 10 बार कर चुका हूं। तो ये एम लेके चलिए कि कम से कम 5, जिसकी कैपेसिटी हो 7, 8, और अगर कोई कर सकता है तो 10 तक तो कम ही बच्चे होते हैं, पेपर जरूर सोल्व करो। जितने ज्यादा आप पेपर सोल्व करेंगे उतना ही अच्छा तरीका। इससे बड़ा रामबाण तरीका नहीं है एसएसटी की तैयारी करने का, और एसएसटी की नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट की भी। अब आपको 15 मिनट ना क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं ना, पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। मेरा ये सजेशन, हम क्या करते हैं, पूरा पेपर पढ़ते हैं उसमें। एसएसटी के लिए बता रहा हूं, मैं आपको ये राय देता हूं, आप उसमें पूरा पेपर मत पढ़ो, आप पूरा ध्यान लगाओ तीनों पैसेज पर। आप तीनों पैसेज को पढ़ो। मैं आपको बताता हूं क्या साइकोलॉजी होती है, सुनिए ध्यान से। जब हम पेपर के बीच में पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हम उसे पढ़ते नहीं, उसे देखते हैं और इतनी जल्दी उसकी अपनी आंखों के आगे से निकालते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हमें लिखा हुआ दिखता है। जिसका एग्जाम्पल आपने 12th फेल में देखा, वो था टेररिस्ट और टूरिज्म। हाँ ठीक है ना, था ना। तो अब क्या होता है, आप लोगों को क्या करना है, वो 15 मिनट में आपको 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं रीडिंग करने, आपको पैसेज पढ़ना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है कि पैसेज के जो तीनों क्वेश्चन हैं उसके आंसर क्या होंगे, कौन से आंसर होंगे, दिमाग में लिख लेने हैं। तो 12 नंबर का अगर पैसेज आप 15 मिनट में तैयार कर लेते हैं, तीनों पैसेज केस बेस वाला, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। तो रीडिंग टाइम के अंदर आप केस बेस को खत्म करो, और अगर उसके बाद भी टाइम बच जाता है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि भाई मैं तो 10 मिनट में तीनों पढ़ लिए, मैंने 2 बार पढ़ लिए और मुझे आंसर भी मिल गए, अब मैं लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो अब उसके बाद जाओ मैप, और मैप देख करके अपना देख लो कि भाई मैप में क्या चीजें पूछेंगी, 5 पॉइंट लगाने हैं, 5 कौन कौन से दिमाग में बैठा लीजिए, वहां काम कीजिए। और उसके बाद अगर टाइम बचेगा नहीं, वैसे बच जाए तो फिर एमसीक्यू पे जाओ। तो पूरा पेपर पढ़ने की मेरी राय नहीं है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उस 15 मिनट में। आप पैसेज को पढ़िए, चाहे 2 बार पढ़िए, ये मेरी राय है। अभी एक बात बता रहे थे आप कौन, कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया और आपको बहुत सारा आता है, तो आप कहते हैं हम नहीं रुकेंगे, अब तो सारा जितना बताया गया है क्लास में सब लिख के आएंगे। नहीं, आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना, आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, और जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उतने नंबर का ही क्या देना है, आंसर देना है। जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उतने नंबर का ही आपको आंसर देना है। और 2 नंबर का पूछा गया है तो 2 नंबर का, 5 का आया है तो 5 के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से जो भी बन रहा है आपको बताया गया है, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, और हेडिंग के हिसाब से। तो एक्स्ट्रा लिखने पे नहीं ध्यान देना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जितना आपसे पूछा गया है 2 नंबर, 3 नंबर, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसके अंदर। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पॉइंट में लिखें। क्यों? क्योंकि भैया एसएसटी के अंदर पॉइंट के ही नंबर मिलेंगे। ये सुन लीजिए, आप राम कहानी की तरीके से ऊपर से पैराग्राफ शुरू किया, नीचे तक लिख के आते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप लोग अभी पेपर देते हो ना, उसके बाद जाते हो सर के पास, मैडम के पास, कि मैडम कहीं तो देखो नंबर, कहीं तो देखो सही तो लिखा है, पढ़ तो लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं पढ़ तो लो, अरे बिना पढ़े थोड़ा चेक किया था, पढ़ के चेक किया था, लेकिन कुछ लिखा ही नहीं। पॉइंट आपने, अगर देखो टीचर के लिए हेल्प करो, वो जो टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको नहीं जानता, वो आपकी कॉपी से आपको जानेगा। उसके लिए टॉपर की कॉपी और जो बॉटम वाला है उसकी कॉपी, दोनों कॉपी बराबर है, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं। जब डिफरेंस पता लगेगा जब पेपर प्रेजेंटेशन होगी। तो इसीलिए पॉइंट्स में लिखने की आदत डालिए, पॉइंट्स में लिखिए। जितना ज्यादा पॉइंट्स में लिखेंगे
उतने ही मार्क्स मिलेंगे। टीचर की एक साइकोलॉजी बन जाती है कि बच्चे ने 3 पॉइंट लिखे हैं, 2 नंबर का आंसर है, पूरे 2 नंबर दे। 3 नंबर का आंसर है, 4 पॉइंट लिखे हैं, पूरे नंबर दे। तो पॉइंट्स पे लिखने पे पूरा जोर करना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जहां पॉइंट बन ही नहीं सकते, होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, किसी की कहानी पूछ ली या कुछ इस तरीके से, तो उसमें भी एक तरीका बताते हैं, पैराग्राफ को तोड़ दो, छोटे छोटे पैराग्राफ बना, पूरा पैराग्राफ उसमें मत बनाइए, उसमें भी आंसर के अंदर 4 लाइन और 3 लाइनों का एक पैराग्राफ, फिर 3 लाइनों का, फिर 3 लाइनों का, तो उसके अंदर भी एक तरीके से पैराग्राफ को तोड़ के लिखिएगा अगर पॉइंट्स नहीं बन रहे। वैसे कोशिश कीजिए पॉइंट बनाने की। जितनी भी मेन चीज होती है, देखो टीचर को क्वेश्चन आंसर शीट पढ़वाओ, इसलिए मत लिखो, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी आंसर शीट पढ़ी ना जाए, छुपा के नहीं लिखना है। हमें टीचर को अपनी आंसर शीट पढ़वानी है कि भाई पढ़ो, और उसको पढ़ने का एक सबसे सही तरीका होता है, टीचर किसकी आंसर शीट पढ़ता है, जिसकी आंसर शीट में अंडरलाइन, कोई राजा का नाम है, कोई ईयर है, कोई और मेजर पॉइंट आपको लग रहा है, कोई और मेन चीज है, उनको साथ साथ क्या करते चलना है, अंडरलाइन करते चलना है। देखो इससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि नंबर मिलेंगे, टीचर को दिखाई दे रहा है साथ। अच्छा, ये साइकोलॉजी नहीं बनेगी क्या टीचर की कि ये बच्चा तो भैया अच्छा बच्चा ही होगा, जिसने अंडरलाइन करके पेपर को प्रेजेंट किया है, पेपर को लिखा है, उसने कहीं नकल मार के तो लिखा नहीं है, ठीक है, उसने कहीं इधर उधर से तो कोई लिखा नहीं है। और ये डेफिनेट है कि ये जो बच्चा है इसने तैयारी करी है, केवल कोर्स पूरा नहीं करा, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने तैयारी की, इसने प्लानिंग करी है, इसने केवल कोर्स पूरा नहीं किया। टीचर के दिमाग में बात बैठ जाएगी, तो इसीलिए क्या करना है, मेन चीज जितनी भी है, ठीक है ना, उसको अंडरलाइन करना है और हेडिंग्स का यूज करना है। हेडिंग्स का यूज क्यों किया जाता है बताओ? क्वेश्चन, हाँ सर, जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो उसमें कुछ मेन कीवर्ड्स होते हैं, अगर हम उनको अंडरलाइन करते हैं उसके मार्क्स मिलते हैं। आप 5 नंबर के क्वेश्चन में तो ये नियम बना लो कि हेडिंग के बाद ही लिखना है। अब हेडिंग के बाद लिखने का मतलब क्या है, आपको एक छोटी सी हेडिंग डालनी है और 4 लाइनों में या 3 लाइनों में उस बात को प्रेजेंट करना है। ऐसी दूसरी हेडिंग, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में हेडिंग नहीं लिखोगे तो फिर 1 नंबर कम आ सकता है, ठीक है। अगर आपने 5-6 पॉइंट लिख के आ गया 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि टीचर की एक साइकोलॉजी बन जाए और शायद टीचर ये सोच रहा हो कि भाई हेडिंग तो उसने डाली नहीं है, बल्कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना उसके अंदर, आपको पॉइंट के अंदर से ही मेन चीज निकाल करके उसमें लिखनी है। तो 5-5 नंबर वाले जो 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, उसमें इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। ये एक आपको रणनीति बना के चलनी है कि हेडिंग का उसमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। एसएसटी के बारे में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पेपर छोड़ के बताना, यही बात सही है, पेपर छोड़ के नहीं आना है लास्ट में। अब देखो क्या है, सुनो ध्यान से, पेपर छोड़ के आने का मतलब मैं कह रहा हूं आपसे कि कभी कभी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता तो क्वेश्चन को ही 4 बार घुमा के लिख दो, ठीक है, लेकिन ये शुरू में नहीं। ये देखो, अगर आपको ऐसा है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि एक पेपर में 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 10, तो फिर तो बेकार है। लेकिन ऐसा जो होता है ना बच्चों के साथ, वो 1 या 2 क्वेश्चन में होता है कि ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, उस क्वेश्चन को क्या करना है, लास्ट में करना है। देखो पेपर कैसे करना है, ध्यान से सुनो। पेपर में 3 राउंड लगाने हैं, 3 राउंड में पेपर में लगाने हैं। पहला राउंड, जो क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं, जिन्हें पढ़ते ही एक चेहरे पे अलग से मुस्कान आती है और एकदम से दिमाग में आंसर आ जाता है, पहला राउंड। तो मुझे लगता है कि 35 में से ऐसे क्वेश्चन लगभग 27 होने चाहिए, हाँ, ठीक है। ज्यादा हो गए, चलो 25 कर लेते हैं, ठीक है, चलो 25 से 27, बस 25 से 27, कोई बात नहीं। अगर किसी के 20 भी हैं तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे आपने पहला राउंड लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें पढ़ के ना एक बार दिमाग लगाना पड़ता है, वहां गए क्लास में ये था वो था और आंसर मिल गया, और वो होने चाहिए मुझे लगता है 7-8। तो 25-27 हो गए, 7-8 हो गए, 32 के आसपास हो गए, ठीक है। अब रह गए 3-4 क्वेश्चन जो भी,
जो बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल से। अब क्या करना है, ये सबसे लास्ट में करना है। पहली बात, छोड़ के नहीं आने। दूसरी बात, लिख के जरूर आने हैं। अब तुमसे पूछा गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की फंक्शन पूछे थे, या उसकी क्या क्या वॉस में पूछा गया। आपको वो ना आता नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों चला था, कब चला था, ये तुम्हें पता है सब। तुम वही लिख के आए लास्ट में, शुरू में नहीं, लास्ट में। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर बिल्कुल भी किसी को भी छोड़ के नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। लास्ट में जब आप देखें कि पेपर पूरा हो गया और हमारे एक दो क्वेश्चन बच गए हैं, तो भी आपको उसको क्या करना है, उनका आंसर किसी ना किसी तरीके से उसके आसपास से, चैप्टर के उससे, क्वेश्चन की पेज से, कहीं से निकाल के जो आपको उससे जुड़ा हुई बातें आती हैं वो आपको नोट डाउन करके आनी है, लिख के आनी है। एक काम और करना है लॉन्ग क्वेश्चन। एक तो बता दिया हेडिंग यूज करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक दूसरा काम करना है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, भूमिका और निष्कर्ष भी लिखना है। इंट्रोडक्शन 2 लाइनों का या हद से 3 लाइनों का, और निष्कर्ष भी 2 या 3 लाइनों का। मतलब अगर दोनों बन जाए किसी क्वेश्चन में तो दोनों सफिशिएंट है। अगर एक से भी काम चल जाए, तो मैं लग रहा है कि एक ही चीज मिल पा रही है, मैं कंक्लूजन नहीं लिख पा रहा हूं इस क्वेश्चन का, तो कोई बात नहीं, या मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिख पा रहा हूं, एक चीज लिख पा रहा हूं तो एक लिख लो, लेकिन लिखना जरूर है, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब एक चीज को। तो आपको क्या है, अच्छा ये क्या होगा इंट्रोडक्शन, कोई बताएगा जरा इसको? इंट्रोडक्शन का मतलब क्या? ये तो बता दिया मैंने कि इंट्रोडक्शन लिखना है। इधर से कोई बताए? हाँ जी देवेश। सर इंट्रोडक्शन किसी चैप्टर का वैसे किसी क्वेश्चन का, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, जैसे सिविल डिसोबीडियंस है तो सिविल डिसोबीडियंस शुरू कब हो रही है, या फिर आपको इसमें क्या लिखना है, जैसे आपने एफेक्ट्स लिखना है तो एफेक्ट्स डालो, और फिर कंक्लूजन्स में ये आएगा कि मैंने इतने सारे एफेक्ट्स बताए हैं, इसमें मेन कौन सा है, या फिर क्या क्या बढ़िया है। बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कोज, कारण पूछे हैं, कारण पूछे गए आपसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तो आप क्या करेंगे, आप जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, और कौन इसमें जीता कौन इसमें हारा, इन चीजों को आप इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग में यूज करना है। 2 बातें याद रखो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, नंबर 1 हेडिंग और नंबर 2 इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अगर आपने किसी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिख दिया या निष्कर्ष लिख दिया और आपने 4 पॉइंट भी लिखे और वो अच्छे सफिशिएंट हैं, तो टीचर पूरे 5 नंबर उसमें दे देगा। क्योंकि 5 नंबर के, पता है, एक एक चीज को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको नंबर लाने हैं 95 प्लस, तो एक एक चीज पे काम करना पड़ेगा। 1 नंबर एक क्वेश्चन पे अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, 2 नंबर एक क्वेश्चन पे अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, पैसेज पे अलग तरीके से, और 5 मार्क्स पे अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। 5 मार्क्स पे अगर काम, देखो पता क्या है, 2 और 3 में नंबर मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा ठीक ठाक लिख के आएंगे, 2 पे टीचर 2 दे देगा, 3 पे भी दे देगा। अब नंबर जो परसेंटेज बढ़ाएंगे वो 2 तरफ जाना पड़ेगा, एक बिल्कुल बॉटम और एक टॉप। बॉटम यानी एमसीक्यू 1 नंबर वाला क्वेश्चन, और टॉप यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 5 नंबर वाले में अगर पूरे 5 चारों क्वेश्चन मिलते हैं कोई बच्चा, तो उसके 90 प्लस जाने के चांस 99% हो जाते। अगर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 5-5 नंबर किसी तरीके से ले लेते हैं, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 11 मिनट का टाइम है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में से एक चीज जरूर मेंशन करनी है, और अगर हो सके दोनों कर सको तो और भी अच्छी बात है। तो ये एक चीज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चलो 2 मिनट के लिए बात करते हैं, इन्हें कौन जानता है? अरे क्या देश का भविष्य है। हाँ जी बताइए, बोलेगा कोई नहीं? सर ये अनोनिमस सिन्हा जी हैं, इनका एक बार ट्रेन से गिर के इनके दोनों पैर कट गए थे, और ये रात भर वहीं रेलवे ट्रैक पर थी, लेकिन तब भी इनके पैर नहीं थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था।
चलिए, बिल्कुल सही इन्होंने बोला है। मैं थोड़ी सी एक दो बातें और बता देता हूं। अभी आपको इससे पहले एक छोटी सी बात बताई मैंने, ईगल की कहानी। ये इतनी बड़ी प्रेरणा है सबके लिए, आप सोच नहीं सकते। अभी हमने पूछा कितने बच्चे जानते हैं, तो 1 या 2 ने हाथ उठाया। अब इनके बारे में बताते हैं। जैसे बच्चे ने बताई, ये अरुणवी सिन्हा है। बच्चों, ये ना रेल से दिल्ली आ रही थी। अब क्या हुआ, इन्होंने सोने की चैन पहनी हुई थी, तो रेल के अंदर कुछ चोरों ने इनसे छीनने की कोशिश करी, तो इन्होंने इसका विरोध किया। तो उन्होंने इनको क्या करा, ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और जैसे ही इन्होंने इनको ट्रेन से बाहर फेंका गया, दूसरे ट्रैक पे जाके गिर गई। उधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी और बच्चों इनकी दोनों टांगे मतलब कट गई। अब ये अच्छा हुआ कि टांगे कट के ये अलग जाके थोड़ी गिर गई ट्रैक से। अब पूरी रात किसी ने इनको नहीं देखा, रात की बात, पूरी रात ये वहां पड़ी रही। मैंने पढ़ा था कि लगभग पता नहीं 24 या 25 ट्रेन उस रात को वहां से गुजरी। और जब पता ट्रेन आती थी ना, तो ये बड़ी खुश होती थी। पता क्यों? क्योंकि जो ट्रैक के ऊपर चूहे थे ना, वो इनके पैर को काट रहे थे। लेकिन जब ट्रेन आती थी उसकी आवाज से वो भाग जाते थे, तो ये कुछ देर के लिए खुश होती थी कि अब दर्द कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रेन जाती थी, फिर वो आते थे और उसको सोचिए पूरी रात पैर कट चुके हैं और चूहे उसको कुतर रहे हैं, चूहे उसे काट रहे हैं, तो क्या हाल हो रहा होगा उस व्यक्ति का। खैर, अगले दिन सुबह इनको देखा गया, लाया गया दिल्ली, एम्स में एडमिट कराया गया। बच्चों, शायद 1.5 साल तक इनके 17 या 18 ऑपरेशन हुए। उसी दिन इन्होंने ये मान लिया कि मुझको, जो मैं बच्ची हूं ना, जो भगवान ने मुझे बचाया है, कुछ ना कुछ बड़े काम करने के लिए बचाया। तो ये बछेंद्री पाल को जानते हैं? बछेंद्री पाल के नाम सुना होगा आपने। ये उनसे मिली और इन्होंने उनसे कहा कि मैं ना एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल ने एक शब्द इनको बोले, एक सेंटेंस है कि अरुणवी, तुम एवरेस्ट तो चढ़ चुकी हो, अब तो बस दुनिया को बताना बाकी है। उन्होंने इनसे ये कहा कि तुम एवरेस्ट तो चढ़ गई। अब जब इन्होंने इनसे कहा कि मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा एवरेस्ट तो तुम चढ़ चुकी हो, अब तो बस दुनिया को बताना बाकी है। और आप सोचिए, जिस काम को करने में लोगों को 7-7 साल लग जाते हैं, ये शायद 3 साल में कवर हुई, नकली पैर लगवाए और उसके बाद इन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया। और सुनिए, अभी यहाँ बात खत्म नहीं होती। इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है, एक एक करके सबको क्लाइंब किया। पहले एवरेस्ट को क्लाइंब किया, उसके बाद जो 7 कॉन्टिनेंट है हमारे, सबकी जो हाईएस्ट पीक है उसको क्लाइंब किया। और मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, तो ये बोल रही थी अगला जो मेरा जो एम है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्लाइंब करने का है। तो अब सोचिए, एक व्यक्ति जो इस कदर इस चीज से गुजरा है, एवरेस्ट चढ़ना बड़ा काम है या 5 सब्जेक्ट के अंदर 90+ लाना बड़ा काम है? नहीं, कुछ पागल तो बोलेंगे कि बताए मुझे, जिसकी साइकोलॉजी जहां तक होती है ना वो, ठीक है। तो अब आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो एवरेज चढ़ सकता है, तो क्या मैं 5 सब्जेक्ट में 90 मार्क्स नहीं लगते? वो भी सिंपल कंटेंट जो पूरे साल हमें बताया गया है, वहीं से पेपर आना है, वहीं से क्वेश्चन आने हैं, वहीं से पूछा जाना है, सब कुछ केवल सिंपल वही। कब भी नहीं हम कर सकते? कर सकते। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखने की बात है कि भैया कभी भी हार नहीं माननी। और जैसे मैंने बताया कि मन में सोचिए कि मैं कर सकता हूं। जब तक ये फीलिंग नहीं होगी कि मेरे 90% नंबर आ जाएंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ला दे। अपने ऊपर विश्वास की जो हमने बात बताई थी वो बहुत जरूरी है। तो अरुणवी सिन्हा, ये देखिए आप, ये 7 जो आपकी कॉन्टिनेंट है, एक करके सबको इन्होंने क्लाइंब किया। और थोड़े दिन पहले केबीसी में भी आई थी, ठीक है ना, केबीसी के अंदर भी इनको बुलाया गया था। और अब तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन स्पीकर के रूप में जानी जाती हैं। इनकी आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। बेटा, एक ना कोशिश करना, इसमें ना ये कोई कंपल्सन नहीं है, पर फिर भी एक बार ऐसा करने की कोशिश करना कि एक ही जो आपका सेक्शन है उसके क्वेश्चन एक साथ करने की। देखो, ये तो हम भी नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही सीक्वेंस में चलें,
क्योंकि हमने कहा कि बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं आता आपको। लेकिन ये ना हो पेपर में कि पहला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, फिर 12वां क्वेश्चन, फिर 35वां, तो टीचर तो बस पेज ही पलट रहा है, फिर क्वेश्चन पेपर को देखता है भाई अरे ये क्या, और एक कितना गंदा मैसेज आता है कि इसे कुछ नहीं आता। जो बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन पेपर कर रहा है कि पहला क्वेश्चन है, फिर 20वां क्वेश्चन है, फिर 12वां है, फिर 35वां है, फिर तीसरा है, तो समझो उसे कुछ नहीं आता, वो तो बस केवल टाइम पास कर रहा है। तो कोशिश ये की जाए जो एक सेगमेंट के क्वेश्चन है, एक आधा तो इधर उधर होगा, ये तो ऐसा तो कोई नहीं है कि बिल्कुल ही सारे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है कोशिश ये कीजिएगा कि जो 1-2 नंबर के सारे हैं लाइन से उनको एक साथ करनी, कोई एक आधा छूट जाएगा तो एक अलग बात है, बाद में आप कर ही लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही ऐसा लगे कि इसने कुछ नहीं तैयारी करी है और ये बस केवल एग्जाम देने आया है, ये मैसेज टीचर के सामने नहीं जाना चाहिए। अंडरलाइन मेन पॉइंट है, ये जो हमने बताया पहले कि आपको जरूर करना है, कोई प्लेस है, कोई राजा का नाम है, कुछ भी इसमें। ये भी एक सजेशन है, हो सकता है कि किसी के साथ ये उल्टा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन है ना लॉन्ग, उन्हें पहले करना। शुरू में ना हाथ में ना एनर्जी भी ज्यादा होती है, हमारी राइटिंग भी साफ आती है, हम लिख भी थोड़ा ज्यादा सकते हैं, तो इसीलिए 5 नंबर के क्वेश्चन पहले निपटाने की कोशिश करना। उल्टा शुरू करने का मतलब यही है, जो हमने लिखा है कि पेपर जो आपको लास्ट से शुरू करने की कोशिश करें आप, उसका मतलब यही है कि पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन निपटाएं। देखो इसकी कैसे बात समझाता हूं, जरा समझिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर एक लाइन लिख के आओगे ना भागते भागते, तो 2 नंबर, 1 नंबर भी नहीं दे, हो सकता है 1 नंबर भी ना दे टीचर। लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर पहले सॉरी मैं गलत बोल गया, 2 नंबर के क्वेश्चन को अगर लास्ट में लिख के आओगे तो नंबर मिलने के चांस है, 2 नंबर में 1 नंबर मिल जाएगा, 1 लाइन लिख दोगे तो। लेकिन 5 नंबर का अगर 1 लाइन लिख के आओगे तो शायद टीचर 1 नंबर ना दे। तो उसको हमें क्या करना है, हमें पहले करना है। तो पहले आप कोशिश ये कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये हो सकता है कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर नहीं 5 नंबर पे टाइम लगता है, मुझे तो पहले 1 नंबर 2 नंबर करके मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मेरा आधा पेपर हो गया, 30 नंबर का हो गया। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये वाली जो बात है। लेकिन फिर भी कोशिश, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा पेपर सोल्व करने। जब आप पेपर सोल्व कर लेंगे ना, तब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मुझे क्या अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा सही है, कि लास्ट से पेपर शुरू करूं या फर्स्ट, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये मैंने बता ही दिया आपको कि पेपर को कैटेगरी में डिवाइड करना है, 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो बिल्कुल पढ़ते ही क्वेश्चन जिनका आंसर मिल रहा है, पहले उनको करना है। सेकंड जिनको थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। और फिर तीसरा तो है ही कि भाई जो करना ही है। जो हमने कहा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरू में तो भैया इस चक्कर में मत रहना यहाँ पर कि सर ने कहा है कि सारे एक साथ करने हैं। हर चीज को ना बैलेंस बना के चलना है, कभी भी एक चीज को ना पकड़ के नहीं बैठा जाता। ध्यान रखना कि आप सोचो कि सर ने कहा था सारे क्वेश्चन एक साथ करने हैं, अब तो सारे एक साथ करके मानो। सर ने कहा था पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर करूंगा, उसमें से एक आता है, 3 बिल्कुल आते नहीं, पूरा का बड़ा करके आ गया उसमें। नहीं, यहां अपने हिसाब से मैनेज करना है। शुरू में इतने अच्छे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है कि टीचर के दिमाग में पिछले शुरू के 5-6 पेज देखते देखते बात बैठ जाए कि ये क्लास का जीनियस बच्चा है। और वो कब होगा, जब आप शुरू में सबसे अच्छे आंसर लिख के आएंगे। जिन क्वेश्चंस, जिन आंसर पे सबसे अच्छी पकड़ है आपकी, जो आपको सबसे ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, पहले 5 नंबर के आपने पढ़ लिए, 4 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं, आप निपटा दें। आपको लग रहा है कि 2-2 नंबर वाले इस बार मेरे को सारे आ रहे हैं, 3 चारों के चारों, आप उसे निपटा दो। आपको लग रहा है कि पैसेज मेरे को पूरा 3 पैसेज मैं लिख दूंगी, तो पहले आप उसे करो। तो इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन की तरीके से काम करना है और उन क्वेश्चंस को पहले निपटा देना है जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। 2 फर्क पड़ेगा, एक तो देखोगे घड़ी की अभी तो 1 घंटा ही हुआ है और 40 नंबर का मेरा पेपर हो गया। अगर ऐसा होता है
तो इससे कॉन्फिडेंस आता है, हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए जो नहीं आते उन्हें और ज्यादा सोच सकते हैं और ज्यादा दिमाग में कंटेंट ढूंढ सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। हर क्वेश्चन के बाद ना एक कोशिश कीजिए 1-1.5 लाइन छोड़ने की, ज्यादा भी नहीं छोड़नी। ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ऐसा नजर आए कि टीचर को भी कॉपी भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 1-1.5 से 2 लाइनें आप छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखिए। इससे क्या होता है, जब आप बाद में रिवीजन करेंगे ना, यह सबके साथ है, जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो बहुत सारी चीज दिमाग से मिस हो जाती है, लेकिन बाद में जब हम बैठ के पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं पता लगती हैं, और नहीं पता लगती हैं तो हम उसे और जानना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब आप पेपर को कुछ ना कुछ छोड़ के लिखेंगे, आप कुछ ना कुछ लाइन छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप कुछ भी चीज नहीं याद आई है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा आप 1.5 लाइन 2 लाइन छोड़ के चलें, ताकि कुछ नया याद आए तो उसको उसमें क्या किया जा सके, ऐड किया जा सके। ये एक विशेष बात है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है, आपने बिल्कुल जोड़ के लिख दिया, कुछ नया याद भी आया तो फिर नहीं लिख पाए, तो वो थोड़ी आपको लग रहा है ये पॉइंट तो बहुत मेन था, और क्या पता टीचर उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा हो, उसके दिमाग में ये हो कि यही पॉइंट बच्चे को लिखना है तब नंबर मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। भैया चाहे स्कूल के अंदर घड़ी हो या ना हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपनी वॉच लेके जाएंगे जरूर। डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल वॉच आप, चाहे आपको हल्की सी कोई नहीं है तो परचेज करनी पड़े, लेकिन आप जरूर घड़ी के साथ जाएंगे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि स्कूल में होगा नहीं होगा कैसे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपके पास घड़ी जरूर होनी चाहिए, आपको एग्जाम हॉल के अंदर वॉच को जरूर पहन के जाना है, ये एक विशेष बात है। चलो इनके बारे में कौन जानता है भाई? चलिए यहाँ ज्यादा बच्चे जानते हैं, कौन बताएगा? कोई तो नहीं बोला? सर बोलूं? सर बेसिकली ये क्या था कि ये एक आदमी था, सुनिए ध्यान से। बेसिकली ये जो आदमी थे, तो इनकी जो वाइफ थी, मतलब बेसिकली ये लोग गांव में रहते थे, तो इनकी जो वाइफ थी, एक पहाड़ था बड़ा सा, तो उसे पार करके उनकी जो वाइफ थी उन्हें बेसिकली पानी भरने जाना पड़ता था, पानी को फेच करने जाना पड़ता था। तो ऐसे ही एक दिन जब वो पानी लेने गई थी, तो वो जो पहाड़ था उस पर काफी रफ पैचेस होते हैं ना, तो उसकी वजह से उनका पैर फिसल गया एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ हो गई एंड जब दशरथ मांझी जी को पता चला इसके बारे में, तो ही डिसाइडेड कि अभी जो पहाड़ है, जैसे इसके ऊपर से जाना पड़ता है, तो इसके ऊपर से जाने के बजाय मैं इसके बीच में एक केव बना देता हूँ, ताकि बाकी जो लोग हैं उनके लव्ड वंस की डेथ ऐसे ना हो जैसे मेरी वाइफ की हुई थी। तो उन्होंने फिर पूरा टाइम लेकर के केव बनाई थी अकेले दम पे, फिर धीरे धीरे करके और लोग आ गए थे, पूरा खोदा था, फिर पूरी केव बनाई थी। चलिए बैठ, हाँ जी थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं बस, बाकी ठीक है सब। ये अब शाम बिल्कुल कमर सीधी सबकी। ऐसा है, दशरथ मांझी बिहार के रहने वाले थे। अभी मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद 3 या 4.5 साल पहले इनकी डेथ हुई है, और इनकी वाइफ को कुछ दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम, और इनको हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल और इनके घर के बीच का रास्ता 5 मिनट का था, लेकिन एक पहाड़ की वजह से उसे क्रॉस करके जाना पड़ता था, तो उसमें 1 घंटा या जो भी लगता होगा। तो जब ये लेके गए अपने घर से, तो रास्ते में वो डेथ हो गई उनकी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर तुम पहले जाते तो शायद ये बच जाती। बस उस दिन उन्होंने सोच लिया कि चलो मेरी वाइफ तो मर गई, लेकिन औरों के साथ ये दिक्कत हो सकती है।
और उस दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पहाड़ को काट करके एक रास्ता बनाया जाए, एक सड़क बनाई जाए। और उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयास किया, गवर्नमेंट को बहुत सारे लेटर लिखे, एप्लीकेशंस दी बहुत सारे, लेकिन कोई काम नहीं। तो इन्होंने खुद ये डिसाइड किया और लगभग शायद 22 साल तक इन्होंने उस पहाड़ को काटा। सोचिए आप, एक पहाड़ को एक व्यक्ति, जिसको एक जेसीबी मशीन काटती है, तोड़ती है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसको ये व्यक्ति केवल एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर के तोड़ना शुरू करा। पहले तो लोगों ने इन्हें पागल कहा, लेकिन सोचिए बच्चों, इन्होंने उस पहाड़ को काट दिया काफी, फिर जाके गवर्नमेंट की आंख जागी और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और फिर बच्चों उस सड़क को बनाया गया। आज भी उस सड़क पे दशरथ मांझी का नाम लिखा, उसे दशरथ मांझी रोड के नाम से जानते हैं। और इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, ठीक है ना, दशरथ मांझी, वो आप देख सकते हैं, मांझी द माउंटेन। तो ये हमने बताया आपको। अब सोचिए एक ऐसे पर्सन जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी, और फिर मैं वही बात बोलूंगा जो पिछली 3 बार से बोल रहे हैं कि 22 साल तक पहाड़ काटना मुश्किल है या 5 सब्जेक्ट के अंदर 90 प्लस लाना। तो बस, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को बहुत ही छोटा काम हमारे पास है, अगर हम सोच करके बिल्कुल, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा तो जा सकता है। आवाज ना जाए किसी की, चलिए। तो ये इसीलिए ये बात भी हमने आपको बता दी कि इन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट करी, और इन्हीं के नाम पर दशरथ मांझी रोड बना दी गई है वहां पर। और अगर ये ना करते तो शायद और लोगों के साथ भी ये दिक्कत आ सकती थी। अब ये जो 86 दिन हमारे पास है ना, और 86 के साथ साथ जो बिल्कुल पेपर से पहले 10-12 दिन रहेंगे, उसमें आपको पहले क्या करना है, जो इजी कॉन्सेप्ट है ना वो पहले प्रिपेयर कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पेपर करते समय भी और पेपर की तैयारी करते समय भी दो साइकोलॉजी रहती है। जब पेपर करते हैं तब भी ऐसा है, ये तो आता है, ये बाद में कर लूंगा, पहले ये कर लूं, ये नहीं आता। ऐसे ही जब हम तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो ये तो इजी है, कर लेंगे, पहले से कर लेते हैं, ये चैप्टर मुश्किल है। नहीं, हम लोगों को पहले क्या करना है, जितने भी इजी कॉन्सेप्ट हैं, जो सबसे इजी लगते हैं हमें, चाहे वो चैप्टर के हिसाब से या वो किसी चैप्टर के पॉइंट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, सबसे पहले जो जितने भी इजी कॉन्सेप्ट हैं 19 चैप्टर का टारगेट बना करके अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लिख करके 19 चैप्टर कौन कौन से हैं, उनके टॉपिक कौन कौन से हैं, और फिर उनके ऊपर निशान लगा करके ये टॉपिक मेरे हो गए, ये इजी टॉपिक हैं, तो इस हिसाब से आपको करना है। तो जितने भी इजी टॉपिक हैं, पहले कॉन्सेप्ट हैं, उनको खत्म कर दीजिए। मैप को ना किसी भी हाल में पेन से भर के नहीं आना, मैप को पेंसिल से ही भर के आना। अगर फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे 5 पॉइंट बिल्कुल ठीक है, कोई है ही नहीं कोई मतलब की गलत है, तो आप पेन से भर के आना। अदरवाइज पेंसिल से भर के आना है। अगर जहां भी डाउट है, अगर आपको लगता है, तो आप पेंसिल से भर के आएंगे। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं क्यों, इसलिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, होता जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं एक आधे नंबर कहीं तो उधर हो रहे हो, तो टीचर कुछ अपनी तरफ से कर दे, ठीक है, हो सकता है, हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि मैप अगर फुल कॉन्फिडेंस है 100%, तो ही पेन से भरना है, अदरवाइज पेंसिल से भर के आना। एक बात। और दूसरी बात, अगर नहीं भी कुछ नहीं भर के आ रहे, तो भी घर लेकर के नहीं आना है कि छोटे भाई के काम आ जाएगा, एक होता है, ये घर पे जाके काम कर लेंगे, यूज हो जाएगा। नहीं, आप मैप को बांध के जरूर आएंगे। ये बात सुन लो ध्यान से, मैप को घर नहीं लाना है, मैप को बांध के आना है। और कोशिश करनी है, अगर जरा से भी दिक्कत है, डाउट है, तो पेंसिल से भरना है। एक चीज और बता देते हैं, जब भी हम देखते हैं तो बच्चे गलती कर देते हैं। हमारे एग्जाम के अंदर जो मैप के क्वेश्चन आते हैं, उनके एवरेज में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो ब्लाइंड्स के लिए दिए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं,
कभी कभी बहुत बार हर बार को भी चेक करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड वाले क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं। तो इस चीज को जरा ध्यान रखना, उन पे लिखा रहता है जो क्वेश्चन केवल ब्लाइंड्स के लिए आए हैं, जिनको केवल जो डिसेबल हैं उनके लिए लिखे गए हैं, उनके लिए करने हैं, उनको आपको नहीं करना है। उनको ऐसे मैप वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। और अगर कभी कभी पैसेज के अंदर भी किसी पैसेज के अंदर भी मैप आ जाता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपको नहीं करना है। तो ये हमने बताया कि आपको जो है ब्लाइंड वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। एक बात और बता रहे, अगर कभी भी पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है, कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो बेटा दोनों लैंग्वेज में रीडिंग करने की कोशिश करें। अक्सर ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग जब दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में पेपर को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो हमें उसकी थीम पता लग जाती है, हमें वो क्लियर हो जाता है। एक लैंग्वेज में कभी कभी हो जाता है कि वो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो इसीलिए जो क्वेश्चन, अगर आप पूरे पेपर की जो नहीं कह रहे हैं हम आपसे, वो क्वेश्चन जो डाउटफुल हो, नहीं समझ में आ रहा, उसको एक बार जरूर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में एक बार रीडिंग कर लें जरूर, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में एक बार रीडिंग कर लें। तो हो सकता है 90% लगता है कि थोड़ा सा हिंट हमें कभी कभी मिल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है बात कि पेपर क्वेश्चन ऐसे बस उसी में मत उलझे रहना, एक बार रीडिंग करके फिर दोबारा उसको सोचने की कोशिश करना। एक बात और है कि क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं ना, तो कोशिश करना मिडिल में लिखने की, साइड से शुरू करते हो ना। ये जितनी बातें बता रहा हूं सब इस पेपर से ही यूज करनी शुरू कर देना। ये जो प्री बोर्ड आप देंगे इसमें ही इन चीजों को यूज करना, ताकि एग्जाम तक इनकी आदत पड़ जाए। उससे पहले आप 5, 6, 7 पेपर अगर सोल्व कर लेंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो जो बता रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन जो लिखेंगे वो किस में लिखें आप, मिडिल में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, और वो बहुत साफ लिखिएगा और बड़ा बड़ा लिखिएगा। उसमें ऐसा ना हो कि लिख रहे 4 हो, लग रहा वो 9 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिडिल, जो सीट के मिडिल के में आप शीट में जो है क्वेश्चन नंबर लिखिए। ये बताई दिया मैंने अंडरलाइन करने मेन चीजों को। एक चीज और बता रहे हैं, बिल्कुल पेपर से पहले दिन कुछ नया नहीं पढ़ना, ठीक है। जो आपने तैयार किया हुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है, केवल वही स्टडी करना है, केवल वही पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी नया हमें उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि पेपर से पहले दिन अगर हम नया पढ़ते हैं तो फिर हम पजल हो जाते हैं, दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए पेपर से पहले जितना आपने तैयार किया है, आपको ये विश्वास रखना है कि जो मैंने पढ़ लिया है वो बहुत है और बहुत सही है, बस वहीं से एग्जाम आएगा, ये सोच के रखना है। इसलिए पेपर से पहले दिन कुछ नया नहीं पढ़ना। आप बहुत सारे बच्चे हमको भी चेक करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन पूरा होने के बाद लाइन डालते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाता है। ये सब चीजें ना बस केवल आंसर को सजाने के लिए थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि वही बच्चा 95 प्लस लाएगा जो लाइन हर क्वेश्चन वाला लाइन खींच के आएगा। एक है कि अगर आपके पास टाइम है, आपका पेपर हो गया है, आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा इस चीज को कर सकते हैं, तो आप इस चीज को कीजिएगा, ताकि अगला आंसर अलग से ही नजर आए। वैसे जब आप बीच में हेडिंग डालेंगे ना, तो भी क्वेश्चन अलग से ही क्या आता है, नजर आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको सुनना है, सोचना है। तो मेरे को लगता है कि काफी बातें तो आपको पता थी, बहुत सारी, और कुछ बातें नहीं बताई। अगर आप लोगों के इस प्रेजेंटेशन से, इस सेशन से अगर 2, 3, 4, 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो हम मानेंगे कि ये जो हमने प्रयास किया और तुम लोगों ने जितनी शांति से सुना, उतना हमारा जो है एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो मेरी बात तो यहाँ खत्म होती है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।